हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो प्रथम 6 माह के लिए भरा जाना है जनवरी से जून 2023 के लिए, इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आपको इस शेड्यूल के हिसाब से आपका टेस्ट भरना ज़रूरी है। प्रारंभिक शिक्षा के जो समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक हैं एवं संस्था प्रधान, उन सबको 23 अगस्त से 31 अगस्त तक अपना टेस्ट भरना है। और वहीं माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 के जो अध्यापक हैं और अन्य जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उन सबको 1 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक अपना टेस्ट भरना है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधानों को 12 सितंबर से 20 सितंबर 2023 तक अपना टेस्ट भरना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको टेस्ट किस प्रकार से भरना है और टेस्ट भरते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट भरने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्टाफ विंडो में लॉगिन करना है। शाला दर्पण स्टाफ विंडो में लॉगिन करने के बाद यहाँ बाईं तरफ आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इस अप्लाई के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेफ 2023 पार्ट 1 का ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो है अभी पार्ट 1 में 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 का भरा जाना है। तो सत्र 2023-24 का अपन पहला भाग 1 भर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षक और संस्था प्रधान का नाम ऑटोमेटिक शो होगा, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आपकी एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय की एनआईसी आईडी, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद और कार्मिक का जो मूल विषय है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अब जनवरी 2023 से जून 2023 का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस जो ब्लू बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें वन ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी 2023 से जून 2023 का टेस्ट भरने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहाँ पे 1 पॉइंट वेब में आपको वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय, यहाँ लॉगिन सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पे आपको 1.1 में जितने भी शाला दर्पण पे आपके लिए विषय मैप कर रखे हैं, उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपके मैपिंग नहीं कर रखी तो सबसे पहले आपको अपने जो विषय की मैपिंग करवानी होगी। उसके बाद नीचे आपको विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी अंतिम 6 महीनों में उपस्थिति किस प्रकार से रही है। 60 से 80% तक या 81% से अधिक, जितने भी है आपको यहाँ पे उस ऑप्शन का चयन करना है। उसके अलावा अगर आपको किसी अन्य विभाग में डेपुटेशन पर लगाया गया है तो यहाँ पे यस और नो का चयन करना है। अगर आपको डेपुटेशन पे लगाया गया है तो आपको शैक्षणिक संस्था में लगाया गया है, गैर शैक्षणिक संस्था में इसका चुनाव करना है। और अगर आपको डेपुटेशन पे नहीं लगाया गया है तो यहाँ पे ना ऑप्शन का चयन करना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने पर 1.3 में संस्था प्रधान कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1.3 में बहुत सारे निष्पादन सूचक दिए गए हैं। इन निष्पादन सूचकों के आधार पर आपने खुद को कैसे रेट करते हैं, आपको खुद को रेटिंग देनी है। रेटिंग देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 रेटिंग देते हैं तो मतलब औसत से कम होगा, 2 का मतलब औसत, 3 का मतलब अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब उत्कृष्ट। यानी मिनिमम जो रेटिंग है 1 सबसे कम रेटिंग होगी और 5 अधिकतम रेटिंग है। तो सबसे अच्छी उत्कृष्ट रेटिंग होगी वो अगर है तो वो 5 आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से हर एक जो कार्य है, जो निष्पादन सूचक दे रखे हैं, उसमें अपने आप को रेटिंग देनी है यहाँ पे कि 5 या फिर अगर 4, आप अपने हिसाब से खुद को रेटिंग देनी है। यहाँ पे निष्पादन सूचकों के हिसाब से पहले में मूल मूल्य और नैतिकता, यहाँ पे कुछ निष्पादन सूचक दे रखे हैं, उनके आधार पर खुद को रेट करना है। उसके बाद पेशेवर ज्ञान और समझ, ये जो यहाँ जो निष्पादन सूचक दिए रखे हैं उनमें भी आपको स्वयं को रेटिंग देनी है कि आपको
जैसे कक्षा में छात्रों की पढ़ने एवं सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं अगर आप, तो उसमें आप किस प्रकार से छात्रों की पहचान कर सकते हैं। अगर आप इस कार्य में उत्कृष्ट हैं तो आप खुद को 5 रेटिंग दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपको स्वयं को रेटिंग देनी है। उसके बाद तीसरा जो मापदंड है वो व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, इसमें भी आपको कुछ निष्पादन सूचक दिए गए हैं और इनमें खुद को आपको रेटिंग देनी है। हाईएस्ट रेटिंग 5 है और मिनिमम रेटिंग 1 है। तो इस प्रकार से खुद को रेटिंग देनी है आपको। फिर व्यावसायिक विकास और वृद्धि है, इसमें भी जो निष्पादन सूचक दे रखे हैं उनको पढ़कर आपको स्वयं को रेटिंग देनी है। अब यहाँ पे जो भी आप स्वयं को रेटिंग देंगे उस रेटिंग के हिसाब से टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अपने आप, और इसके हिसाब से ही यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रेटिंग चूज हो जाएगी। जो आपके टोटल स्कोर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे ABCD आपको एक ग्रेड दे दिया जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद संस्था प्रदान के कार्य का मूल्यांकन, यानी आपका जो संस्था प्रदान है उसके कार्य के बारे में आपकी क्या राय है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने कार्य को निभाया है। तो वो रेटिंग आपको यहाँ पे चूज करनी है कि उन्होंने औसत से अच्छा काम किया है या औसत काम किया है या उत्कृष्ट काम किया है। तो जो भी आपको है वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नियंत्रण अधिकारी का नाम लिखना है। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में अध्यापक हैं तो आपके नियंत्रण अधिकारी आपके PO ही होंगे, और अगर आप सेकेंडरी स्कूल जो कि खुद एक PO स्कूल है उसमें अगर अध्यापक हैं तो फिर आपके जो नियंत्रण अधिकारी होंगे वो आपके प्रधानाचार्य होंगे आपके स्कूल के। तो इस प्रकार से उनके नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। भाग 2 में आपको जो शिक्षण कार्य में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को वरीयता देनी है कि कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपके लिए शिक्षण कार्य को मुश्किल बनाती है। तो जो चुनौती आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसको आपको 1 रेटिंग देनी है। कुल आपको 3 वरीयताएं देनी है, 1, 2 और 3। तो सबसे ऊंची आपको उस चुनौती को रखना है जो कि आपके लिए सबसे बड़ी बाधक है। मान लीजिए कि करियर प्रबंधन की प्रक्रिया आपके जो अध्ययन कार्य में सबसे बड़ी बाधक है, तो इसको आप 1 रेटिंग दे देंगे। इसी प्रकार से बच्चों की अनियमितता अगर आपके लिए बाधक है तो इसको आपको यहाँ पे 2 रेटिंग दे देनी है। तो इस प्रकार से जो भी कार्य आपके शिक्षण कार्य में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको वरीयता के आधार पर जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1 वरीयता देनी है। उसके बाद उससे छोटी वरीयता जो चुनौती है उसको 2, और उसके बाद अगर कोई चुनौती है तो उसको 3 वरीयता देनी है। यहाँ पे 1.7 में अगर आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो उस प्रशिक्षण को आवश्यकता को आपको वरीयता देने के किस प्रकार के प्रशिक्षण को की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप विज्ञान और गणित का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको विज्ञान और गणित को आगे 1 नंबर लिख देना है। इसका मतलब कि आप विज्ञान और गणित की जो प्रशिक्षण को 1 नंबर वरीयता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत आपको इस प्रशिक्षण की है। इसी प्रकार से अगर आपको करियर मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो करियर मार्गदर्शन के ऑप्शन को आपको यहाँ पे 1 वरीयता दे देनी है, या फिर अगर ये विज्ञान और गणित के बाद आप इसको दूसरी वरीयता देना चाहते हैं तो या इसके सामने आपको 2 लिख देना है। इसी प्रकार से अगर आप और कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पे वरीयता देनी है। कुल मिला के 3 प्रशिक्षण जो होंगे उनको आपको वरीयता देनी है 1, 2 और 3 के आधार पर। जिसको आपको सबसे ज्यादा जरूरत है जिस प्रशिक्षण की, उस प्रशिक्षण को आपको 1 वरीयता देनी है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 प्रशिक्षण को वरीयता देनी है। इसके बाद पॉइंट 1.8 में आपको शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य में किया गया योगदान, यानी विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे कार्य किए गए लिखे हुए हैं उनमें आपके योगदान को आपको टिक मार्क करना है। जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में अगर आपका योगदान रहा है तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। अगर आपको किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। उसी प्रकार कोविड-19 प्रबंधन में अगर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी कार्यों में आपने योगदान किया उसके आगे टिक मार्क करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। तो अब आपको टेफ के जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के भाग 3 की ओर बढ़ना है, तो यहाँ पे हम भाग 3 पर क्लिक कर देंगे। अब भाग 3 में जो सबसे पहले है 2.1, यहाँ पे आपको शिक्षण और संस्था प्रदान की जो प्रशिक्षण संबंधी सूचना है उसको भरना है कि अगर 1 जनवरी 2023 से
31 जून 2023 के मध्य अगर आपने किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उस प्रशिक्षण की सूचना को आपको यहाँ पे भरना है। तो क्रमांक नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद आपने प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम यानी किस प्रकार की ट्रेनिंग की है, FLN ट्रेनिंग करी है या निष्ठा ट्रेनिंग करी है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ की दिनांक यानी कब आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हुई है और उसकी अवधि क्या है, वो अवधि भी आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद प्रशिक्षण में भूमिका यानी जिस प्रकार की ट्रेनिंग आपने की है उसमें आपने किस रूप में वो ट्रेनिंग की है, तो इसके लिए कुछ विशेष कोड यहाँ पे दिए हुए हैं कि कॉलम संख्या 5 और 7 में आपको कुछ 1 2 3 4 5 इस तरह के कोड भरने हैं। तो कॉलम संख्या 5 के लिए जो कोड 1 है इसका मतलब है शिक्षक, यानी अगर आपने प्रशिक्षण में एक शिक्षक के रूप में कार्य प्रशिक्षण लिया है, एक शिक्षक के रूप में अगर आपने ये प्रशिक्षण किया है तो आपको कोड 1 डालना है। अगर आपने प्रधानाध्यापक के रूप में प्रशिक्षण लिया है तो कोड 2 डालना है। अगर आपने प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है तो 3, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4। तो इस प्रकार से आपको कोड डालने हैं। इसी प्रकार कॉलम संख्या जो 7 है जहां पे कि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता कौन है, यानी इस प्रशिक्षण की जो कार्यशाला है उसको आयोजित किसने किया है, उसके लिए भी कुछ कोड है। जैसे कोड 1 है डाइट के लिए, यानी डाइट ने अगर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया तो अपने को कोड नंबर 1 डालना है। अगर इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समग्र शिक्षा ने किया है तो कोड 2 डालना है। ये 7 नंबर कॉलम के लिए है। और RSCERT अगर इसने प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है तो 3, और किसी गैर सरकारी संगठन या अन्य के लिए आपको जो है कॉलम नंबर 7 में कोड नंबर 4 डालना है। तो इस प्रकार से आपको आपके प्रशिक्षण की एंट्री करनी है इसमें। अगर आपको याद नहीं है प्रशिक्षण की तिथियां और वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में जो आपने जो जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग की है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। उस ट्रेनिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने कब कौन सी ट्रेनिंग करी है। तो वहां से आप ट्रेनिंग की डिटेल्स लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हाँ, और अगर नहीं किया है तो नहीं क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद 3.1 में आपको क्या करना है कि पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की जो कार्यशैली है उस विभागीय प्रशासन की कार्यशैली को आपको अपने हिसाब से रेटिंग देनी है। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि एक जो है रेटिंग का मतलब है कि बहुत कम या बहुत जो औसत से कम कार्य से आप उनके संतुष्ट है, और 5 का अगर आप रेटिंग देते हैं तो इसका मतलब हाईएस्ट रेटिंग होगी वो, और इसका मतलब होगा उत्कृष्ट। जैसे कि आप अगर चाहते हैं सीबीओ कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली को अगर रेटिंग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि सीबीओ ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है तो आप यहाँ पे रेटिंग लिखेंगे 5। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सीबीओ ने अच्छा कार्य नहीं किया है और उनकी जो कार्यशैली वो अच्छी नहीं है तो आप उनको यहाँ पर 1 रेटिंग भी दे सकते हैं। इसी प्रकार पीयू यूसीओ प्रशासन की कार्यशैली को आप रेट कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सभी को रेट करना है। एसएमसी का विद्यालय गतिविधियों में किस प्रकार का सहयोग है उसकी रेटिंग आपको यहाँ पे देनी है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न यहाँ पे विषय और बिंदु दिए हुए हैं उनको आपके अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर रेटिंग देनी है, और सभी को रेटिंग देने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको टैब को फाइनल कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना टैब भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को निर्धारित अवधि में अपना टैब भर लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।